अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम तक हमने जहाँ पे टॉपिक वाइंड अप अपना किया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा हम लोगों ने थेरीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने 1 बाय 1 थेरीज पढ़ी थी। सबसे पहले हमने लेविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लेविस के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने वेस्पर थेरी स्टार्ट की। वेस्पर के बाद हमने वीबीटी पढ़ी और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। अब इन एक थेरी के होते हुए दूसरी थेरी की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करते हुए 1 बाय 1 सभी थेरीज़ पढ़ी थी। आज हमने लास्ट थेरी पढ़नी है अपने सिलेबस की, जो कि है एमओटी। एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी बाकी सभी थेरी से सुपीरियर क्यों है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो इन सब की जो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उन सबको देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी। दो साइंटिस्ट थे, एक था होर्न और एक था मुलिकन। इन दोनों ने एमओटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वीबीटी के होते हुए एमओटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने वीबीटी में बात की थी। वीबीटी में हमने बात की थी कि अगर जैसे हमने बॉन्डिंग कहा था कि उनके वैलेंस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, एस जो है वो एस से करेगा या एस अगर पी से करेगा तो एटलीस्ट उनकी सिमेट्री वगैरह होनी चाहिए। अभी उसने सिर्फ हमें बॉन्डिंग बताई। अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की बात करें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक होता है। अब वो डायामैग्नेटिक होता है। अब एमओटी कहती है कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों आपको लेक्चर के एंड में पता चलेगा जब हम एमओटी को कंप्लीट इसको डिस्कस कर लेंगे। अब एमओटी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे, जैसे हमने वेस्पर के भी पढ़े, तो इनके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। एमओटी में क्या कहा जाता है, एमओटी में जो अब मेन बेसिक अगर आपको पॉइंट समझ आ जाए थ्योरी के, तो थ्योरी समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो। अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें एमओटी की, तो एमओटी ने ये कहा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो इसने ये कहा कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं आगे चल के सिर्फ AO लिखूंगी, ठीक है बच्चों। तो मैं कंप्लीट हर जगह नाम नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट AO से रिप्रेजेंट करूंगी। एमओटी ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। फॉर एग्जांपल S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है या F ऑर्बिटल है। एमओटी ये कहती है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इनके मिलने से, मतलब एक ये ऑर्बिटल है एक ये ऑर्बिटल है, जब ये दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो एक नई चीज़ बनेगी। वो जो नई चीज़ बनेगी उसको नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, हमने वीबीटी में भी यही बात की थी कि S की ओवरलैपिंग S से करवाते थे, P की P से करवाते थे, तो वो उनकी कुछ डम्बल शेप, किसी की डिस्ट्रॉय हो जाती थी, किसी की शेप एक लूप बड़ा हो जाता था, एक छोटा हो जाता था, उनमें भी हमने ओवरलैपिंग देखी है। अब इसमें भी होगा यही कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और उनके मिलने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में जब मिलते हैं तब हमारे पास जाके बनता है मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल चाहे वो S है, P है, D है या F है, जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम MO कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फर्दर आपके पास मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये होते हैं दो तरह के। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है दो, मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है दो, मैंने दो को इंटरमिक्स किया, तो जो नए बनेंगे वो भी कितने होंगे, वो भी टोटल 2 होंगे। जितने मैं डालूंगी उतने मुझे वापस मिलेंगे। फ़र्क इतना होगा कि इसमें से हाफ मेरे पास बॉन्डिंग होंगे और हाफ मेरे पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। हाफ मेरे पास क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। देखो मैंने यहाँ पे 2 इंटरमिक्स करवाए थे, अब जो नए बनेंगे वो भी क्या होंगे, 2, लेकिन एक उसमें बॉन्डिंग होगा, एक उसमें बॉन्डिंग होगा और एक उसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या बुला है,
बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि बॉन्ड बने और मॉलिक्यूल बन जाए, तो इनको कहते हैं बॉन्डिंग। और जो बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय करे उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, ये बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है। तो हाफ हमारे पास बॉन्डिंग होंगे और हाफ हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब अगर हम इनकी दोनों की एनर्जी को कंपेयर करें तो हम सिंपल बता सकते हैं, अगर बॉन्डिंग को ये वाले अगर बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी लो होती है, उसकी एनर्जी उतनी लो होती है। बात समझ आई? जो बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है इट्स मीन वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और जो जितना स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। तो इसका मतलब जो बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी क्या होती है? उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? पहले पॉइंट में हमने ये बात की है कि एमओटी ये कहती है, उसका पहला अजम्पशन ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास इंटरमिक्स होते हैं और ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है क्योंकि ये स्टेबल होता है, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? उसके बाद अब हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्होंने इंटरमिक्स होना है, इन ऑर्बिटल्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, अगर S है तो ये S से इंटरमिक्स होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास ये डिफरेंट शेल्स होते हैं, ठीक है। अब S जो है वो इस शेल में भी हो सकता है, S इस शेल में भी हो सकता है, और S इस शेल में भी हो सकता है। आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जो दो S इंटरमिक्स होंगे, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है वो S हो, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपने जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स करवाने हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। मसलन आप ये नहीं कर सकते कि पहले शेल का S लें और एक दूसरे शेल का S ले लें, तो आप इनको इंटरमिक्स नहीं करवा सकते हो क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट है। अगरचे दोनों S हैं लेकिन ये फर्स्ट शेल का है और ये सेकंड शेल का है, तो इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसलिए आप इनको इंटरमिक्स नहीं करवा सकते हो। आप 1S को 1S से करवा सकते हो, 2S को 2S से करवा सकते हो, ठीक। दूसरी बात आपने ये माइंड में रखना है कि आपने, एक तो ये हो गया कि जो ऑर्बिटल है वो कंपेरेबल होने चाहिए एनर्जी में, जिनमें डिफरेंस होगा आप उनको इंटरमिक्स नहीं करवा सकते हो, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया, एनर्जी उनकी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। नंबर 2, उनकी सिमेट्री होनी चाहिए। अब सिमेट्री क्या चीज़ होती है? सिमेट्री ये होती है कि आपने S लिया और आप उसे चाह रहे हो P से इंटरमिक्स करवाना। अब P में आपको पता है 3 तरह के होते हैं, एक होता है PX, एक होता है PY और एक होता है PZ। S की शेप होती है स्फेरिकल, P की शेप होती है डम्बेल। PX का मतलब है ये X एक्सिस के अलॉन्ग है, Y का मतलब है ये Y एक्सिस के अलॉन्ग है, और Z का मतलब है ये Z एक्सिस के अलॉन्ग है। अब सिमेट्री ये कहती है जी, इस स्फेरिकल ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, आप सिर्फ उनको आपस में इंटरमिक्स करवा सकते हो जो सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक मीन्स उनकी जो पॉइंट होगा, जो न्यूक्लियस है जहाँ से मैंने इनको पकड़ा है, ये इनका न्यूक्लियस है। अगर तो इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग है तो इट्स मीन ये सिमेट्री है, ठीक है। अब S जो है ये S से ओवरलैप कर सकता है क्योंकि इसकी सिमेट्री बनती है। S जो है वो PX से भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे भी सिमेट्री बनती है। लेकिन क्या आपके पास ये वाला S इससे ओवरलैप कर सकता है? ये एक स्फेरिकल है, ये X एक्सिस के लॉन्ग तो कर सकता है, लेकिन जो स्फेरिकल होता है ये X एक्सिस से तो कर लेगा, लेकिन जो Y एक्सिस से होगा, ये इसका सेंटर है, ये Y एक्सिस है, तो ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल आ रहा है, तो ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने इंटरमिक्स करवाने हैं वो एनर्जी के लिए कंपैरेबल होने चाहिए, मीन्स उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। नंबर 2, उनकी सिमेट्री होनी चाहिए। आप रैंडमली किसी भी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स नहीं करवा सकते हो। इन बातों को याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमारे काम आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें
ऑर्बिटल्स की। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास जो ऑर्बिटल है, मैं इनको यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। एक होंगे हमारे पास बॉन्डिंग और एक होंगे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, अपना पिछला कॉन्सेप्ट भी याद करें। आप लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। अब ये जो बॉन्डिंग है, अगर एस और एस ने ओवरलैप किया है तो आपको पता है एस एस की ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा। तो अगर दो ओवरलैप कर रहे हैं तो दो बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्डिंग है और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई तो मैं रिपीट करती हूँ। मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं, एक ये एस है और एक ये एस है, और हमें पता है एस एस की ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनता है, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है सिग्मा। ठीक, अब हमने खुद कहा था जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने नए बनेंगे। तो इंटरमिक्स कितने हो रहे हैं, दो बनेंगे, कितने, दो। अब एस एस से बनता है सिग्मा, तो इसका मतलब यहाँ पे दो सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्डिंग होगा, एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। अब वो जो दोनों ही सिग्मा है, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ इनमें से कौन सा बॉन्डिंग है और कौन सा इसमें एंटी बॉन्डिंग है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इनके ऊपर मैं जो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग के होंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले जो होंगे उनके ऊपर मैं स्टेरिक लगा दूँगी। एक बना है सिग्मा और एक बना है सिग्मा स्टार। सिग्मा का मतलब है ये बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार का मतलब है ये एंटी बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर हो गई ये बात बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास सभी स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके बाद एक्सेप्शन बताऊंगी जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अगर मैं पॉइंट बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी, आप चीज़ें नोट करते जाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए याद रखें, एक चीज़ बॉन्ड ऑर्डर है। मैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे लिखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आप वहाँ से उसको देखो। ठीक है, ताकि आपको वो रट्टा ना मारना पड़े। आप एक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ ऑक्सीजन की। हम लोगों ने अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो भी ऑक्सीजन की ही बात की थी कि ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, वीबीटी कहती है डायमैग्नेटिक, लेकिन एमओटी कहती है पैरामैग्नेटिक। तो अब ये किस तरह से होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो O2 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी। एमओटी के अकॉर्डिंग O2 का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो है हमारे पास O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, इसका मतलब इसमें दो एटम है। मैं एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी, बाकियों की उसी दूसरे की भी उसी तरह होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s। आई गेस ग्रीन कलर ठीक नहीं लिख रहा, मुझे चेंज कर लेना चाहिए, मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ। ऑक्सीजन के पास है जी 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद आ जाते हैं जी 2px, 2py और 2pz। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मुझे ये रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 4, बाकी बचे 4। अब ये तीनों क्या होते हैं, डीजेनरेट, मीन्स इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन एक एक करके डालते हैं, 2 4 5 6 7। अभी एक और इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इन तीनों में से जहाँ मर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दें। तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो दूसरा ऑक्सीजन भी तो ऐसे ही होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी होगी। 1s में 2, 2s में 2, 2px, 2py और 2pz। इसमें 2 और इसमें 1 1। अब एमओटी क्या कहती थी, पहला पोस्टुलेट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। तो ये क्या है, s और p, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे इंटरमिक्स होंगे, सेकंड पॉइंट में हमने बात की थी कि कंपेरेबल एनर्जी के होने चाहिए। 1s ने 1s से इंटरमिक्स होना है, ऐसा नहीं होगा कि 1s 2s से हो जाए। इसी तरह 2x से इंटरमिक्स होगा, और 2px, 2py, 2pz ये तीनों डीजेनरेट हैं,
तो ये तीनों डीजेनरेट इन तीनों डीजेनरेट से ओवरलैप करेंगे, तो हमारे पास नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब वो जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रेस करती हूँ, पहले एक बनाती हूँ, ठीक है। मैं ना इसका बोर्ड का एंगल चेंज करती हूँ, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह से, तो ऊपर आना है। मैं बोर्ड का एंगल चेंज करती हूँ पहले। इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा रेस कर लूँ। अच्छा जी, ऑक्सीजन का सबसे पहले कौन सा था? 1s, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने इस 1s से ओवरलैप करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं आधा यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और आधा यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब देखो ये एक 1s, इसका नाम है 1s, मैं इसके अंदर लिख रही हूँ, इसके नीचे लिखते हैं 1s। इसी तरह दूसरा 1s मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। ये भी 1s और ये भी 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी, तो 1 और 1 2, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें पता है जब s और s ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग कौन सी होती है? जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा। अब हमें पता है ये 2 हैं, इन दोनों के मिलने से बनेंगे भी कितने? 2। अब वो 2 क्या होंगे? अब हमारे पास जो 2 बनेंगे, यहाँ ऊपर करके थोड़ा सा बनाती हूँ, ये देखें 1s 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मिलने से 2 बॉन्ड बनेंगे दोनों सिग्मा, लेकिन एक सिग्मा बनेगा बॉन्डिंग और एक सिग्मा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है उसको मैं सिर्फ लिखूंगी सिग्मा, जो एंटी बॉन्डिंग है उसको मैं लिखूंगी सिग्मा स्टार। क्लियर हो गया? अब ये 1s और 1s की ओवरलैपिंग से बना है, तो मैं सिग्मा के नीचे सब्सक्रिप्शन में लिखूंगी 1s। ये बॉन्ड बना है सिग्मा 1s, और ये कौन सा बना है? सिग्मा स्टार 1s। अब 1s के बाद आगे हमारे पास था 2s। तो जैसे ये 1s ओवरलैप हुए हैं, इसी तरह हमारे पास क्या होगा? अब ये 2s और ये 2s, इसके नीचे 2s और ये 2s आ गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से ss है, तो s के मिलने से बनता है सिग्मा, और एक बनेगा सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा बना है 2s की ओवरलैपिंग से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सिग्मा 2s और यहाँ लिख दूंगी सिग्मा स्टार 2s। क्लियर हो गई ये बात? एक पहले बना 1s की ओवरलैपिंग से, 2 मिले और नए भी 2 बने। फिर 2s की ओवरलैपिंग हुई, 2 नए बने। ये 2s की ओवरलैपिंग थी, सब्सक्रिप्शन में हमने 2s लिख दिया। ये 1s की ओवरलैपिंग थी, हमने सब्सक्रिप्शन में 1s लिख दिया। अब 2s के बाद आपके पास क्या थे? 2px 2py और 2pz। यहाँ पे 2 थे और यहाँ 1 था। अब आती है इन तीनों की बारी। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि जगह कम थी, अब इसके ऊपर आना है, जो इसके ऊपर आना है वो मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ करने लगी। ठीक हो गया? अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो 2 बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी कम होती है वो नीचे होता है और जिसकी ज़्यादा हो उसकी ऊपर। तो हम यहाँ पे एक एरो लगा के ये शो करते हैं जी एनर्जी का ऑर्डर ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, कि नीचे वाले की एनर्जी कम, फिर ज़्यादा और उससे ज़्यादा। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी। अब आगे हमारे पास 2px 2py और 2pz। अब ये तीनों क्या है जी? ये तीनों डीजेनरेट है। मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करती हूँ। ये तीनों डीजेनरेट हैं, इट्स मीन इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। तो मैं इन तीनों को ड्रॉ भी इक्वल करूँगी, 1 2 एंड 3, कि ये एक ही लेवल पे हैं, कि ये तीनों की एनर्जी इक्वल है। ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये 3 हो गए। इन तीनों ने दूसरे ऑक्सीजन के इन तीनों से ओवरलैप करना है, तो वो यहाँ पे आ गए 2px 2py और 2pz। ये मैंने इनके नाम लिख दिया। ये देखो 2px, उसके पीछे 2py और उसके पीछे 2pz आ गए। अब मुझे बताएं, मैंने आपको ये कहा था कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने नए बनेंगे। यहाँ पे इंटरमिक्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए 6। तो नए कितने बनेंगे?
6 बनेंगे। अब 6 में से 3 होंगे बॉन्डिंग और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग नीचे आएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऊपर आएंगे। तो अब देखो ये 6 ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। ये 6 ऑर्बिटल सबसे पहले x 2px 2px, आपको पता है 2px और 2px ये हेड ऑन अप्रोच करते हैं। तो जब इनकी हेड ऑन अप्रोच होती है तो इनमें बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा। तो 2px और 2px थोड़ा नीचे करके बड़ा करके बनाते हैं। इससे बनेगा, एक बन गया हमारे पास, ये ले जी 2px और 2px के मिलने से बना सिग्मा, लेकिन ओवरलैपिंग किसकी है, 2px की। तो मैंने सब्सक्रिप्शन में लिख दिया जी 2px। अभी मैं बॉन्डिंग बना रही हूँ, एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनाएंगे, ठीक है। अब 2py और 2pz, आपको पता है 2py की 2py के साथ पैरेलल होती है। ये होती है हेड ऑन और ये होती है पैरेलल। अब जब पैरेलल होती है तो ये दरमियान में न्यूक्लियस है, ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के अबव या बिलो होती है। तो अब 2py और 2py जब ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनता है पाई। 2pz से करेगा तब भी क्या बनेगा, पाई। लेकिन हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे, एक बना है जी पाई 2py की वजह से और एक बना है पाई 2pz की वजह से। लेकिन अब चूंकि दोनों पाई हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो सिग्मा की एनर्जी तो डिफरेंट है बट पाई की एनर्जी तो सेम है ना। तो इसलिए हम इन दोनों को एक इक्वल लेवल पे बनाएंगे। ये 2py के मिलने से और 2pz के मिलने से कौन से बन गए, पाई 2py और पाई 2pz। ये 3 कौन से बन गए, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यही 3 बॉन्डिंग यही 3 ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग में भी बनेंगे। अब जब ये एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे तो वो देखो कैसे बनेंगे। एंटी बॉन्डिंग में पहले बनेंगे हमारे पास पाई स्टार के, पहले हमारे पास कौन से बनेंगे, पाई स्टार के। पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz का, ठीक, एक और ये। और सबसे एंड में हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा 2px था तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2px। ये ले 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्स होने से 6 नए ऑर्बिटल बन गए, जिनमें से 3 नीचे हैं जो बॉन्डिंग है और 3 ऊपर हैं जो एंटी बॉन्डिंग है। और उन तीनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है बच्चों। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैं ये जो साइड में है, जो साइड में हम बना रहे थे वो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बन रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मैं दरमियान में ड्रॉ कर रही हूँ। आपने ये चीज़ नोट की होगी, सॉरी मैं यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गई। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 और 2pz में 1। मैंने ये ड्रॉ नहीं किया, सॉरी, आप क्लियर इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले हैं, लेकिन मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं इलेक्ट्रॉन्स डाले, मैंने जस्ट आपको ओवरलैपिंग दिखाई है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने हैं आप वो देखें। अब आपने क्या काम करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ऑब्वियसली 16 होने थे क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन के पास 8 तो 2 के पास कितने हो गए, 16। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करना है। तो अब हम फिल किस तरह से करेंगे, हमें एक रूल पता है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास इतने सारे रूम्स हैं, इलेक्ट्रॉन का जहाँ दिल करे मुंह उठा के जिस मर्जी रूम में जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखकर भी इलेक्ट्रॉन्स की नीयत ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दिमाग है, वो दिमाग इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ, और स्टेबिलिटी किस तरफ होती है, जहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी सबसे कम किसकी है, सबसे नीचे वाले की। तो इलेक्ट्रॉन शुरू होते हैं सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिल होते जाते हैं तो मजबूरन उनको ऊपर आना पड़ता है। तो इस तरह इनकी फिलिंग होना शुरू होती है। तो अब हम ये 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करते हैं, तो वो देखो टोटल है 16, तो हर एक में 2 से ज़्यादा नहीं आते, ये हम जानते हैं। तो अब 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10। अब 10 के बाद ये ऊपर आएंगे ना, लेकिन हमें पता है इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, वो एक इसमें चला जाए और एक इसमें चला जाए, वो दोनों एक ही तरफ नहीं घुसेगा, उसको पता है दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे वो एक एक करके जाएंगे, 2 4 6 8 और 10 10 11 12। अब वापस ये इसमें आएगा 13 14, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहते हैं 2, तो अब ये ऊपर जाएंगे। 2 बाकी बचे हैं ना, तो आपने ये नहीं करना 2 इसमें डाल दिए। अभी मैंने आपको ये कहा कि ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 जाते हैं। इसकी कोशिश होती है कि हम दोनों सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में जाएं। यहाँ तो मजबूरी है ना कि नीचे से ऊपर, तो ये सेम नहीं है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो मजबूरन 2 इकट्ठे आते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो यहाँ पे ये एक एक करके जाते हैं, फिर बाकी आ गए, फिर इसमें फिर इसमें, अब फिर 2 बचे, तो एक इसमें और एक इसमें चला गया। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं आपके पास। ये है हमारे पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायाग्राम। अब ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मिस पैरामैग्नेटिक क्या और डायामैग्नेटिक क्या है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में यही वर्ड बोला था। अकॉर्डिंग टू MOT, जिस भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में MOT डायग्राम में अगर आखिरी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, बट लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। लास्ट ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं जी, वो होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब हमें तो मुझे तो सिर्फ ये कहा, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है और ये फ्लोरीन है, तो बताएं इन तीनों में से कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है। तो मैं उसकी शक्ल देखकर तो नहीं ना बता सकती कि हो सकता है ये पैरामैग्नेटिक हो या ये डायामैग्नेटिक हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँगी। अगर तो उसके आखिरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इट्स मीन वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इट्स मीन वो डायामैग्नेटिक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करती हूँ, पहले इसको एक बार देख लो। हमने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनानी थी। 2 ऑक्सीजन एटम लिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करवाया, पहले लो एनर्जी के, फिर हाई एनर्जी, और उसके बाद और हाई एनर्जी हो गई। अब ये जो चीज़ थी ये इसके ऊपर आनी थी, बट जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया। आप अलग नहीं बनाओगे, आप इसके ऊपर बनाओगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं यहाँ से रेस करके आपको थोड़ा सा और इसकी चीज़ें कुछ बताती हूँ। मैंने बोला कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, ये आखिरी ऑर्बिटल है ना, फर्ज करो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर ही ख़त्म हो जाते, इसमें ना होता, एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो अब ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अब भी इसके आखिरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, इट्स मीन ये अभी भी क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक। अच्छा, मैं ना ऑक्सीजन की डायग्राम को नहीं छेड़ती, मैं यहाँ पे सेपरेट बना के आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसी शेप बनी हुई है, ये, और इसी तरह नीचे 3 बने हुए हैं। मैं जस्ट आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ, वो देखिएगा ज़रा। मैंने बोला आखिरी ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड है, इट्स मीन पैरामैग्नेटिक है। अगर इसमें ना होता तो अब भी आखिरी ऑर्बिटल में एक है, अनपेयर्ड है, इट्स मीन अभी भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इसमें तो 2 हैं लेकिन इसमें एक है, तब ये क्या होगा, पैरा होगा या डाया। ऑब्वियसली लास्ट ऑर्बिटल में तो अनपेयर्ड है ना, डजेंट मैटर एक में पेयर है और एक में अनपेयर्ड है, बट आखिरी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, तो इट्स मीन अभी भी ये पैरामैग्नेटिक होगा। और अब अगर इसमें 2 हो जाएं तो अब ये क्या हो गया, अब ये डायामैग्नेटिक है।
अब आपने ये नहीं सोचना कि मिस सिर्फ इन्हीं 2 ऑर्बिटल्स की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो ख़त्म हो सकते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ ख़त्म हो या इवन यहाँ तक भी आ जाए, आपने जस्ट लास्ट ऑर्बिटल देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अगर तो इलेक्ट्रॉन अकेला है इट्स मीन वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इट्स मीन वो डायामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेट कौन सा होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, और डायामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ तक तो जो काम था ना वो हमने किया था इंटर में भी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इलेबोरेट भी करते हैं। अब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तक तो हो गया। अब आपको याद होगा इंटर में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, O2, O2 - 2, O2 + 2, इन तीनों में से बताएं कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है। तो O2 को तो आपने देख लिया कि ये पैरामैग्नेटिक है। अब O2 - 2, O2 में थे 16 और इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, ठीक। अब O2 का -2, 16 तो अपने थे, -2 का मतलब 2 इसने गेन कर लिए, मतलब इसके पास हो गए जी 18। अब 16 तो यहाँ तक ख़त्म हुए, 18 कहाँ पे ख़त्म होंगे? 2 और डालने हैं तो आप इनको पेयर कर दोगे। अब ये पैरामैग्नेटिक रहा, अब ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद दोबारा आ जाए, ऑक्सीजन के यहाँ पे ख़त्म हुए थे, 16 तो इसके अपने थे, +2 का मतलब है इसने 2 लूज़ कर दिए, बाकी कितने बचे? 14। यहाँ तक थे 16, आपने 2 निकाले, मतलब आपने ये 2 निकाल दिए। तो अब आखिरी ऑर्बिटल ये तो ना हुए, इसके नीचे वाले आखिरी हैं, और उनमें क्या थे? उनमें ये पेयर्ड थे, इट्स मीन अब भी ये पेयर्ड है, तो ये भी क्या होगा? सिर्फ ये पैरा है, बाकी ये दोनों क्या हैं? डायामैग्नेटिक। क्लियर बच्चों? इसका स्ट्रक्चर तो आपने ड्रॉ नहीं करना, बट एमसीक्यू के लिए ये बात याद रखिएगा, इन तीनों स्पीशीज़ में से कौन पैरा है और कौन डाया। तो वो मैंने आपको रट्टा नहीं आपने लगाना, मैंने आपको आंसर भी बता दिए एक्सप्लेन करके कि इसमें 16 थे, -2 का मतलब है 2 ऐड कर दिए, +2 का मतलब है 2 निकाल दिए, तो ये दोनों डाया हो जाएंगे और ये अकेला क्या रह जाएगा? ये पैरा हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ये आपके पास कुछ यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है। मैंने अभी यहाँ पे, सॉरी मुझे रेज नहीं करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ये जो 2p इनके मिलने से जो ऑर्बिटल बने थे वो कुछ इस तरह के थे, आखिर में एक, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है ना, ऐसे बनाया था। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, उनमें सिर्फ इतना काम होता है कि ये वाले स्विच कर जाते हैं, ये वाले, मतलब उनमें पहले 2 बनते हैं, बाद में 1 बनता है। थोड़ा सा ना गंद नहीं मारते, थोड़ा क्लियर करके आपको बताती हूँ। देखो मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर क्या बना है, इस तरह से, नीचे 1, उसके बाद 2, फिर 2 और 1, मीन्स के एक ऐसी ट्रायंगल, एक सीधी ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब कुछ मॉलिक्यूल ना इसको वायलेट करते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें नीचे 1 नहीं बनता, उनमें नीचे 2 बनते हैं और ऊपर 1 बनता है, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह ऐसे ही रहते हैं। बस ये वाली ट्रायंगल पहले ऐसे थी, अब ये ऐसे हो जाती है, ऊपर वाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये वाला काम करते कौन लोग हैं? सेकेंड ईयर में तो आपने पढ़ा था जी BCN, मतलब B2 C2 N2, वहाँ पे हमने रट्टा मार लिया, ठीक है। लेकिन अब जस्ट ये नहीं है, आप बोलोगे सेकंड पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है, जिसमें बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये इस तरह के मॉलिक्यूल आते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर में एक्सेप्शन शो करते हैं। अब ये क्यों एक्सेप्शन शो करते हैं? क्योंकि सेकंड पीरियड के अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें, मतलब आप लेफ्ट राइट जा रहे हो, तो इनमें क्या होता है? इनका साइज़ डिक्रीज़ करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, तो बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से इनकी एनर्जी में थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं, तो इनके जो ऑर्बिटल हैं वो शफल कर जाते हैं, एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से
यहाँ पर तो पहले सिग्मा और पाई पाई बने थे, लेकिन यहाँ पर पाई पहले बन जाते हैं और सिग्मा बाद में बनता है। और ये एक्सेप्शन कौन शो करते हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट लाइक बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब इसको याद कैसे रखना है? नॉर्मल केस में एक सीधी ट्रायंगल, एक उल्टी ट्रायंगल, उल्टी और सीधी, ठीक है। 1 2 2 1, 1 2 2 1, लेकिन इसमें 2 1 2 1 कोड याद रख लो। 1 2 2 1, लेकिन इसमें क्या है? 2 1 2 1, इसमें 1 2 2 1 2 1 2 1। याद रहेगा? किसी ने ये नहीं कहना कि मिस वो पता नहीं कौन सी इतनी अजीबोगरीब सी शक्ल थी जो मुझे समझ नहीं आई, तो पता नहीं उसमें क्या था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। नॉर्मल केसेस में 1 2 2 1, 1 2 2 1, और एक्सेप्शन में क्या होगा? 2 1 2 1। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये आपके पास ये कोड अगर आप याद रख लो तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं भूलेंगी। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन ये तो थे, हम बात करें सिर्फ होमोटोमिक की, मतलब O2 B2 C2 N2 F2, मतलब दोनों एटम सेम है। दोनों एटम्स क्या हैं? सेम है। इनको कहते हैं होमोटोमिक या होमोन्यूक्लियर। लेकिन हमने सिर्फ केमिस्ट्री में होमोन्यूक्लियर तो नहीं ना देखे, हमने तो हेट्रो भी देखे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है CO भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, CO भी मॉलिक्यूल होता है, NO भी एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट भी, मतलब ज़रूरी नहीं है O2 ही मिले, CO भी तो मिल सकते हैं, N2 ना मिले, NO भी तो मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी? O के ऑर्बिटल को O के ऑर्बिटल से मिला रही थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? एक तरफ इस तरफ कार्बन के आ जाएंगे और इस तरफ ऑक्सीजन के आ जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात वही होगी, कार्बन का 1s, ऑक्सीजन का 1s, कार्बन का 2s, ऑक्सीजन का 2s। तो इनको आपने ओवरलैप करवाना है। बट एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कार्बन और ऑक्सीजन लिखोगे आप ऐसे ही, ओवरलैप भी करवाओगे, बट आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आप इसे कैसे शो करोगे? एक के ऑर्बिटल्स को ऊपर शो करोगे और दूसरे के ऑर्बिटल्स को नीचे, मतलब कार्बन के थोड़े ऊपर, ऑक्सीजन के थोड़े से नीचे। होमो में तो हम एक लाइन पे करते थे, इधर इस ऑक्सीजन के, इधर इस ऑक्सीजन के। बट जब हेट्रो आ जाएंगे तो इनको एक लाइन पे नहीं लाना, एक की एनर्जी ज़्यादा होती है और एक की एनर्जी कम है, क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो चीज़ MOT ने बता दी आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, ये चीज़ किसी भी थ्योरी ने नहीं बताई थी। दैट्स वाई MOT सभी थ्योरीज में सुपीरियर मानी जाती है, क्योंकि इसने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। और मेरा ख्याल है कि मुझे आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर, जस्ट फॉर्मूला लिखती हूँ, आपको याद होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है जी, आपने बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का निकालना है। हमें मुझे कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? इसको हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग कौन से थे? जिन पे स्टार नहीं था, और एंटी बॉन्डिंग कौन से है? जिन पे स्टार होता है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग में से और 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास सारे का क्या निकल आता है? बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। ठीक है, अभी आप लोग ऑक्सीजन का निकालिएगा, आपको पता चलेगा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। नाइट्रोजन का ड्रॉ करेंगे तो नाइट्रोजन का आपके पास निकलता है 3। इट्स मीन वो 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब अगर आपको MCQ में पूछ लिया जाए कि बताएं जी आपके पास इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप स्ट्रक्चर ड्रा किए बिना नहीं बता सकते। पहले आप उसका पूरा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, देन आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो इतना लंबा चौड़ा काम MCQ में तो नहीं ना होता।
तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है हमारे पास, अगर आपके पास, याद रखिएगा मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल भी आपको साथ बता देती हूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन जो जिस तरह ऑक्सीजन के कितने थे, इसको भी रेस की कर देते हैं, ऑक्सीजन के थे 16, ठीक है। अगर तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना रही हूँ, 14, जैसे नाइट्रोजन के केस में 14 है, 15, 16, उसके अलावा 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैंने आपसे सिर्फ और MCQ में पूछा है O2 का बताएं बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितने हुए, 16, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो उसका क्या मतलब होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है, 15 को आप बेस बना लो, ठीक है। 15 को आपने क्या करना है, बेस बनाना है। अगर किसी मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन 15 निकल रहे हैं तो इट्स मीन आपके पास उसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा BO बॉन्ड ऑर्डर वो होगा 2.5। ज़रूरी नहीं है बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर निकले, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास निकलता है जी 2.5। अब 15 से नीचे आओ या ऊपर जाओ, आपने 0.5 कम करते जाना है। अगर मैं नीचे आ रही हूँ तो 0.5 कर दो कम, 2 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो भी 0.5 कर दो, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और नीचे आओ तो 2 में से 0.5 कम कर दो, 1.5। इसी तरह और इससे ऊपर चले जाओ 13 वाले का, उसका भी क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक। उसके बाद अगर आपके इतना, उसके बाद मज़ीद नीचे आ जाओ, 1.5 से नीचे आ जाओ, 18 आपके पास, तो 1.5 से 0.5 कम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह आप मज़ीद इसको चेंज करते जाओ, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता जाएगा। अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उनका बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो, इतना है। 15 को बेस मानो, 15 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ऊपर चले जाओ 0.5 कम कर दो, नीचे आ जाओ 0.5 कम कर दो, और नीचे आते जाओगे 0.5 और कम करते जाओ। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 निकलेगा, ये 14 वाला वाहिद होता है, ये 14 वाला वाहिद है जिसका जो आपके पास है 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जिसका 40, इसको मैं ना रेड से लिखती हूँ, 14 एक एक्सेप्शन है जिसका एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो 3 होता है। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसको ये याद रखिएगा। उसके बाद ये नीचे आते जाओ तो आपके पास ये कम होता जाता है। अगर आपके पास ये 3 है तो ये पैरा होगा, कंफर्म्ड है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। 2.5 है तो ये डाया होगा। अगर ये 2 है तो दोबारा से ये क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये डाया हो जाएगा। उसी तरह आप आते जाओ तो आपके पास ये क्या होता जाएगा, ये जो आपके पास चेंज होता जाएगा, ठीक है, पैरा डाया पैरा। तो आप सिर्फ ये MCQ के लिए ये 3-4 को याद रख लो कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करना पड़े, आप जस्ट डायरेक्ट बता सको इनमें से कौन सा पैरा है और कौन सा इसमें डाया है, ठीक है। मैं इसकी आपको वैसे पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, नोट्स इसमें आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ना डायरेक्ट इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो ये है जी हमारे पास MOT, यहाँ तक हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आपने थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर किस तरह का होगा, तो आपके पास मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है। इवन आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बताता है, ठीक। वो जस्ट थ्योरी है, यहाँ पे लिखने वाला कुछ नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको रीड कर लोगे, और अगर किसी को नहीं समझ आता तो उसको मैं सेपरेटली बता दूँगी। आपको मैं जस्ट पॉइंट लिख देती हूँ कि MOT जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें बताती है। एक आपको बताती है स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताती है। उसके अलावा आपको मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ बताती है। आपको पता है ना, अगर बॉन्ड सिंगल है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस कम, बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ मज़ीद कम हो जाती है। तो ये चीज़ें रिलेट करती हैं। एक तो स्टेबिलिटी आपको पता चल जाती है MOT से, बॉन्ड लेंथ आपको पता चल जाती है। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक नेचर, इसीलिए तो MOT सुपीरियर है क्योंकि ये आपको मैग्नेटिक नेचर बताती है, कौन सा मॉलिक्यूल पैरा है और कौन सा मॉलिक्यूल डाया है। उसके ठीक हो गया।
तो ये 3 चीज़ें हैं आपके पास जो आपको बता देती हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरा या डाया होता है। इन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख लो, इवन मोर सिंपल ट्रिक। अगर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, ऑड या इवन, या तो इलेक्ट्रॉन ऑड होंगे या इवन होंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑड और इवन है, इवन के 2 नंबर छोड़ दो, 10 और 16। अगर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑड है या 16 है या फिर 10 है, कंफर्म्ड है आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। कंफर्म्ड है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके किसी का भी देख सकते हो। जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे डाया होते हैं, ठीक है। लेकिन इस इवन नंबर में 10 और 6 नहीं आता, क्योंकि 10 और 6 वाले ये पक्का पैरामैग्नेटिक होते हैं। जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल हैं एक्सेप्ट 10 और 16, क्योंकि ये दोनों इवन हैं, इन दोनों को छोड़ के जितने इवन नंबर्स हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके चेक कर लीजिएगा, वो डायमैग्नेटिक निकलेंगे। और जितने भी ऑड हैं प्लस 10 और 16 वाले भी, वो सारे के सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और इससे छोटी ट्रिक कोई भी नहीं हो सकती एमसीक्यू मार्क करने के लिए। अगर मैंने आपको दे दिया जी फ्लोरीन F9 है, F2 का मॉलिक्यूल है मेरे पास, बताएं ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक। अब सिंपल क्या करोगे, फ्लोरीन का एक एटॉमिक नंबर है 9, 9 + 9 18, 18 क्या है, इवन नंबर है, और 10 और 16 को छोड़ के है तो ये 18 है। इट्स मीन ये कंफर्म डायामैग्नेटिक है। O2 16 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 16 इवन है, बट हमने एक्सेप्शन में 16 को रखा है, तो हमने खुद चेक किया था 16 वाला क्या है, O2 पैरामैग्नेटिक है। N2 एक नाइट्रोजन में 7, 2 में हो गए 14, इवन आ गया। एक्सेप्शन में 10, 16 या 14, इट्स मीन डायामैग्नेटिक, आप चेक कर सकते हो। तो कोई भी मॉलिक्यूल B2, बोरॉन में 5 हैं, 5 और 5 10, तो 10 किस में आता है, पैरा। कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, जस्ट उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें और आप बता सकते हो कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक हमारी MOT कंप्लीट होती है और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी, उससे भी आप फेमिलियर हो, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आपने अच्छे से याद करना है, क्लियर कीजिएगा। अगर किसी को नहीं समझ आती वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है, इवन मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।